नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों और सुरक्षा को लेकर सरकार एक्शन में है। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। मीटिंग में अजीत आपको बता दें, डोवल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेंट्रल फोर्सेस के अधिकारी भी मौजूद रहे। मीटिंग में आतंकवाद और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर चर्चा हुई और अधिकारियों को साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया कि आतंकियों को चुन चुन कर मारो। सिर्फ आतंकियों को नहीं, बल्कि उनके पनाहगारों पर भी कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले हुए हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया और रूट पर एक्स्ट्रा कंपनियों को तैनात करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर को आतंक से मुक्ति कब मिलेगी? क्या हालिया हमले आतंकियों की बौखलाहट है? जम्मू कश्मीर में सेना का अगला कदम क्या होगा? खास मेहमानों के साथ करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन पहले सुनिए आतंकियों को लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने क्या कहा। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। अब इस आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए अमरनाथ यात्रा जब शुरू हो रही है, उसे खतरे से बचाने के लिए क्या तैयारी की गई है और कैसे प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या कदम उठने चाहिए, इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी और रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय कुलकर्णी सर, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। सबके जहन में सवाल यही है कि आतंकवाद का रूप तो हमने देख लिया, हमने पाकिस्तान और आतंकवादियों की बौखलाहट भी देख ली जो जम्मू रीजन में हमले के तौर पर हमें देखने को मिली। अब हम क्या करेंगे? कैसे लगाम लगाया जाएगा इस आतंकवाद की घटनाओं पर? प्राची जी, इसमें कोई शक नहीं कि अब हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है अब जानता है कि सिक्योरिटी ग्रिड जो कश्मीर घाटी में पिछले लगातार एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो लगा है, उसके बाद वहां पे सख्ताई इतनी है और जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्टिव है, तो उन्होंने देखा राजौरी, पुंछ, रियासी, डोडा, ये जो बेल्ट है जो तकरीबन मिक्स्ड रीजन के बेल्ट हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमान, जैसे रियासी में 50-50 हैं, डोडा में तकरीबन 55-45 है, इस तरह कठुआ में हिंदुओं का ये जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, हीरानगर में ज्यादा है। तो लेकिन ये मिक्स्ड पॉपुलेशन है जम्मू रीजन से लेकर के। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से राजौरी और पुंछ में जो कि सटा हुआ इलाका है एलओसी से, और रियासी का इलाका जो तकरीबन 120 किलोमीटर अंदर है, और डोडा तो बहुत अंदर है। तो ये देखते हुए कि किस प्रकार से पाकिस्तान अपने तहत फाल्कन 50 और जिस प्रकार से लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, किस प्रकार से वो धकेलने की कोशिश कर रहा है, और चीन के कहने पर खास करके कि भारत को किसी प्रकार से भी सेटल नहीं होना देना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से अफरा तफरी होती रहनी चाहिए, और वो एक खास कारण है कि क्योंकि फंडिंग है, इंटेलिजेंस है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान में भी उनके आईएसआई का नेटवर्क, हक्कानी नेटवर्क, वहां के जो आतंकी हैं, वहां के जो हथियार हैं, जिस प्रकार से कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो आतंकी मारे गए और उनके पास जो चीजें निकली, वो साफ दर्शाती हैं कि अब लोकल मिलिटेंसी कम और अधिकतर फॉरेन मिलिटेंसी ज्यादा, लेकिन लोकल सपोर्ट भी है। तो हमारे को जरूरी होगा कि वी हैव टू विन दी हार्ट्स एंड माइंड। हमने सबका दिल जीतना और सबको साथ में ले चलना बहुत जरूरी है। चाहे यहाँ पे लोग बकरवाल हैं, गुज्जर हैं, जो अभी तक अपने साथ थे और अपने साथ हैं, लोकल का डेफिनेट हमारे को काफी इंफॉर्मेशन मिलता है, उनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक कॉम्प्लेसेंसी शायद हो सकती है। आई हो कि पिछले 20-25 साल से यहाँ पे शांत एक इलाका का बना हुआ है, तो शायद यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है तो नहीं हो सकता है। तो ये जो लापरवाही कहीं ना कहीं हो सकती है, हुई होगी, जिसके कारण से चाहे हम कितने भी अपना सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत कर लें, सिनर्जी ऑफ ऑपरेशन में बहुत जरूरी है। सिनर्जी बिकॉज तरह तरह के हमारे बीच भी लोग हैं जो ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे आर्मी है, चाहे पुलिस है, चाहे सीआरपीएफ है, लोकल्स है, बीडीसीज है, अपने वेरियस कमिटीज हैं। तो ये सबको एक तरीके से, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, जरूरी नहीं कि तुरंत सब जगह पे इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, वक्त लगता है। और लेकिन ये जो बाहर से आतंकी है,
फॉरेन आतंकी जो लोग हैं इनको मालूम है कि किस तरीके से, और लॉजिस्टिक सपोर्ट, क्योंकि उनका हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं स्लीपर सेल्स है, ओजीडब्ल्यूज है, इलाका जो है फॉरेस्टेड है, काफी जो हैबिटेशन है बहुत कम है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे वैली में ठीक तकरीबन है, कोई कमी, कोई 750 चूक, लोग कोई लापरवाही हुई, उसका फायदा आतंकवादियों ने उठाया। जम्मू रीजन में घुसकर हमला करने की कोशिश की गई, 4 दिन तक लगातार हमले हुए। हालांकि हमारे सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे का भी जो प्लान ऑफ एक्शन है वो तैयार हो गया है। अब वीके दत्ता जी, जो सवाल आता है वो ये कि आतंकवादी घुसने में कामयाब हो गए ऐसे रीजन में जिसे सुरक्षित रीजन कहा जा सकता है, मिक्स्ड पॉपुलेशन वाला रीजन कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक कश्मीर घाटी में ज्यादा हमले होते हैं, जम्मू रीजन में हमले होंगे ऐसा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी, लेकिन ये हुआ। अब इसे कैसे खत्म किया जाएगा? आतंकियों की जो पहुंच हो गई है या जो उन्हें जड़ें जमाने की कोशिश की है, उसे कैसे उखाड़ कर फेंका जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक वैली का सवाल था, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल जो लाइन ऑफ कंट्रोल के माध्यम से इन्फिल्ट्रेशन होता था, वहां पर बहुत सख्ती के साथ इंडियन आर्मी ने जो वायर लगाई गई, फेंस लगाया गया और 3 टियर जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम था वहाँ पे, जहाँ पे आगे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो रेगुलर हमारे फॉर्मेशन है वो, उसके पीछे फेंस के पीछे रेगुलर आर्मी, उसके बाद हमारे आरआर की फोर्सेस जो रियर एरिया का सिक्योरिटी देख रहे थे। तो अभी वो जो 3 टियर सिक्योरिटी थी उसको भेजना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो इन्होंने क्या किया कि जो फोकस ऑफ ऑपरेशंस को पीर पंजाल के नॉर्थ से लेकर अभी साउथ में शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जो आईबी सेक्टर है, जो आईबी का एरिया, जो आप पलनवाला से नीचे की तरफ आप आ जाएं तो आप पठानकोट गुरदासपुर की तरफ आते हैं, तो ये पूरे आईबी का सेक्टर जो है बीएसएफ के द्वारा मैन किया जाता है। और वहाँ से जो हमारा नेशनल हाईवे है सिर्फ 12-15 किलोमीटर के फासले में आ जाता है। तो ये नहीं कि पहले यहाँ पे हमले नहीं हुए, पहले भी हो चुके हैं हमले, लेकिन अभी इन्होंने, आपको याद होगा, इन्होंने टनल्स भी बना रखी थी। ये जो नाले वगैरह जब बरसात के समय पानी आ जाता तो उसका भी फ़ायदा उठा के आते हैं। तो ये आईबी सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट करके और इनके जो स्लीपर सेल है उनकी मदद से इन्होंने साउथ ऑफ पीर पंजाल में ऑपरेशन बढ़ाए अभी। और उसका एक और बड़ा कारण ये था कि हमारी जो यूनिफॉर्म फोर्स इस इलाके को कवर करती थी, यह रियासी, आपका कटरा, आपका जो पूरा सुंदरमरी का इलाका, वो फोर्स को हमने चाइना के फ्रंट के ऊपर, एलएसी के ऊपर मूव किया था। लेकिन उसके बाद इसको दोबारा वाइड को फिलअप कर दिया गया। लेकिन जो सिनर्जी ऑपरेशन आरआर ने उस समय इस इलाके में बनाया था, उसके अंदर थोड़ा सा गैप आया। उस गैप का फायदा उठा के ये अभी इस एरिया को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी मेरा ये मानना है कि जो कोई इन्फिल्ट्रेट करके आता है वो किसके शह पे आता है। हम बोले साहब ये लश्कर तोयबा है, ये हाफिज सईद का है, ये मसूर अजहर है, कुछ नहीं। ये पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईआरसी के माध्यम से इनको यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है। और अभी खास करके जब मोदी साहब ने अपने 3rd टर्म में शपथ ग्रहण किया है, तो ये टेस्टिंग दी वाटर करके देख रहे होंगे कि अभी क्या होगा। इनको ये मालूम होना चाहिए कि अब जब हिंदुस्तान इनके ऊपर काउंटर ऑफेंसिव करेगा, इस कार्रवाई का इनको संभलने का समय नहीं मिलेगा। हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया, उड़ी के बाद चलो हमने ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने बालाकोट में एयर का इस्तेमाल किया। अभी हम क्या करने वाले इनको पता नहीं, और जो हम करेंगे इनका ऐसा धुआं निकलेगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तो मेरा मानना यह है कि जब तक हम जड़ नहीं काटेंगे, छोटे मोटे फल तोड़ने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला कि हमने 2 आतंकवादी यहाँ मार दिए, 4 वहां मार दिए, ये कोई रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल, अभी तक इनके सारे मंसूबे नापाक साबित हो रहे थे। कश्मीर से जो खूबसूरत तस्वीरें आ रही थी, वोटिंग की तस्वीरें सामने आ रही थी, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है कि बौखलाहट ऐसे निकलती हुई सामने आ रही है। विशंबर दयाल जी, अमरनाथ यात्रा की भी बड़ी चर्चा की जा रही है। आज जो बैठक हुई उसमें भी अमरनाथ यात्रा को लेकर फोकस थे। हर साल जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है तो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं। हर बार ये कहा जाता है कि आतंकवादी कोई हमला कर सकते हैं या कोई खतरा हो सकता है यात्रियों पर। इस बार क्यों सबसे ज्यादा फोकस पे अमरनाथ यात्रा है? क्या कोई ऐसा थ्रेट नजर आता है कि अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए कोई हिमाकत की जा सकती है आतंकियों की तरफ से? देखिए प्राची, मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां जनदत्ता बोल रहे थे कि जड़ अभी बाकी है।
जड़ और दिमाग जब तक वो स्ट्रक्चर बाकी है ना, जब तक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, जब तक वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कार्रवाई करता रहेगा। और क्योंकि वो चोर है, तो चोर जब चोरी करता है तो वो कहीं भी चोरी कर देता है और अच्छी खासी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को फेल कर देता है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी ग्रिड्स वीक हो गए हैं। और नई बात नहीं है, पिछले 1.5 साल से साउथ ऑफ पीर पंजाल वो बार बार कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने इस पूरी की पूरी जो सिक्योरिटी सेटअप है वहां, वो पॉलिटिकल सेटअप में ज्यादा लग गया है। और जो एक्चुअल 5 साल से आखिर वहां इलेक्शन नहीं हुए, वहां कुछ ऐसा वो नहीं है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है। तो इस टाइम पे तो सिक्योरिटी का बिल्कुल पूरी तवज्जो होनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी की जो यूनिफाइड कमांड है, मैं नहीं समझता वो बहुत ज्यादा एक्टिव रही है पिछले 6 महीने में, इस साल में। इक्का दुक्का जब इंसिडेंट होता है तो शोर मचता है, तो लोग अलर्ट हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा कार्रवाई कर लेते हैं। जहां तक बात आप अमरनाथ यात्रा ही कर रहे हैं, देखिए अमरनाथ यात्रा पिछले 10 साल से नहीं, पिछले मेरे ख्याल में 12-13 साल से बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी अच्छी तरह से ठीक ठाक कंडक्ट कर रही हैं। कोई ऐसा हादसा नहीं होता, कोई 1-2 हादसा हो जाता है, लेकिन ऐसा हादसा नहीं होता, क्योंकि वहां सेट ड्रिल्स है, सेट ग्रिड है, हर एक चीज की इतनी जो पूरा हाईवे है उसकी जो सिक्योरिटी है, उसका पूरा सिक्योरिटी सेटअप, जो हाईवे के बाद जो रूट्स हैं, दोनों रूट्स जहां से आप अमरनाथ यात्रा जाते हैं, उनका सिक्योरिटी सेटअप, लॉजिस्टिक सेटअप, सब ड्रिल्स हैं एक तरह से। और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस काफी माहिर हैं, तो उसकी चिंता मत करो। लेकिन मुद्दा है कि भाई आपका साउथ ऑफ पीर पंजाल वो फैल चुका है, कितना फैल चुका है, उसकी क्या असेसमेंट है, उसका जायजा लेना पड़ेगा ना। देखिए ये यहाँ पे सिक्योरिटी, पहले ये जो हमारा नॉर्दर्न कमांड है उधमपुर में, वहाँ यूनिफाइड कमांड की एक बैठक होती थी। यूनिफाइड कमांड जो वो डिसाइड करती थी, उसमें आर्मी का मेजर रोल था। पिछले 1-1.5 साल से जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जेके पुलिस और सीआरपीएफ की है। और जब से चाइनीज एग्रेशन हुआ था ईस्टर्न लद्दाख में, तब से ये शिफ्ट हो गया। तो मैं नहीं समझता कि अभी जम्मू एंड कश्मीर की पूरी हालात सुधरी। अभी वहां स्टेट इलेक्शंस बाकी होने हैं, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन चलना बाकी है, वो यूनियन टेरिटरी रहेगा या स्टेट बनेगा हम नहीं कह सकते। लेकिन एक अनस्टेबल सा एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, आप एडमिनिस्ट्रेटिवली सिक्योरिटी वाइज मैं नहीं समझता क्लियर कट जैसे पहले था। यहां बहुत हैवी मिलिटेंसी थी, हमने उसको क्रश किया है ना, बहुत हैवी मिलिटेंसी थी, उसको 25 साल लगे, 30 साल लगे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हजारों लोग शहीद हुए, इसको क्रश किया है बिल्कुल। तो अब ये दोबारा से इसको पनपने देना, इनके जो स्लीपर सेल्स हैं जैसे जनरल कुलकर्णी कह रहे थे उनको एक्टिवेट होने देना, कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट सिस्टम साउथ ऑफ पीर पंजाल, रियासी साहब, रियासी गढ़ है हिंदुइज्म का, रियासी पूरा का पूरा टाउन में थोड़ा बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन होगी, पौनी में यूनिफॉर्म फोर्स में रहा हूं, ये पूरा एरिया हिंदू, यहाँ पे तमाम हिंदू इलाका है ये, यहाँ पे कहीं कहीं इक्के दुक्के गुजर बकरवालों में गांव है। तो इस इलाके में कठुआ, डोडा में मानता हूं कि डोडा में पहले भी इंसिडेंट्स होते थे, लेकिन डोडा में भी मतलब साउथ ऑफ पीर पंजाल एक साथ 3-4 इंसिडेंट होने का मतलब उसकी काफी जो है सोची समझी उसकी प्लान है, तो उसकी स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ेगा। देखिए ये 2 टेररिस्ट एलिमिनेट कर दिए, ये इससे गुजारा नहीं होगा जब तक उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कमांड स्ट्रक्चर, उसकी विल। अब तक एक बात जाहिर है कि जो लोग जो टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहे हैं जेएनके के, उनकी विल बरकरार है। जब तक उनकी विल नहीं टूटेगी, जब तक आप उनके स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ेंगे, जब तक मैं समझता हूं ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल, और देखिए इससे अलर्ट रहने के लिए अब लगातार बैठकें की जा रही हैं और जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, कि पूरी तरीके से एक एक आतंकी को चुनकर ध्वस्त कर देना है, जो उनके पनाहगार हैं उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। ऐसे में AK शिवाजी जी, मैं ये समझना चाहूंगी आपसे कि जब जब ऐसे हमले होते हैं तब हम देखते हैं बैठकें हो रही हैं, सिक्योरिटी लेवल्स चेक किए जा रहे हैं, हमारी जो फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि भाई कहाँ कमी हुई, कैसे हम इस पर करेंगे। हमला होने के बाद क्या बातें दिमाग पे रखी जाती हैं और कैसे फिर उस एरिया को रिकवर किया जाता है या फिर पूरे उस एरिया में सर्चिंग चलाई जाती है कि खाली करवा लिया जाए, आतंकियों से बिल्कुल सफाया हो जाए? देखो प्राची, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल जो कश्मीर घाटी है और जो साउथ ऑफ पीर पंजाल जहां पर आपका रजौरी, पुंछ, पौनी, रियासी, उसके बाद आपका डोडा, किश्तवाड़, ये इलाका बहुत फर्क है और इनका ऑपरेशन करने का ढंग भी अलग है।
देखो, मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे मच्छल में ब्रिगेड कमांड किया है, तो बहुत अलग था जब इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है। मगर अब जब बात आती है कि साउथ ऑफ पीर पंजाल ये क्यों एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काफी सालों से शांति थी और लोगों को लगता था कि अभी यहाँ पर कोई भी टेररिज्म नहीं होगा, तो यहाँ से कुछ ट्रुप्स भी निकाल लिए थे रोमियो फोर्ट से, स्पेशली जब गलवान हुआ और जब चीन की 3 डिवीजन लेके वो ईस्टर्न लद्दाख में है। अब इसका फायदा उठाया है पाकिस्तान ने, और ये रजौरी पुंछ जो पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका, गुफाएं हैं, क्योंकि वहां कैसे बना सकते हो आप, और वहां कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल ने भी इनकी मदद की है। ड्रोन का इस्तेमाल किया है जिससे वो हथियार लेके आए हैं, कैक्सिस से उन्होंने अपने राशन पानी बनाया है, तो आप ये इस इलाके में ऑपरेट कर रहे थे। मगर दुख की बात यह है कि इन्होंने अब एरिया ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाया। अब ये रजौरी पुंछ से पौनी राशि की तरफ आए हैं, डोडा, किश्तवाड़, और कहीं ना कहीं जो प्लेन एरिया है कठुआ, सांबा और जम्मू, इस तरफ भी आए हैं, और कुछ एक जो सेमी माउंटेनस है सुंदरबनी। तो अब सच्चाई यह है कि यहां पर एरिया ऑफ ऑपरेशन में किस तरीके से इनको हमने डील करना, वो बहुत अलग होगा जो कश्मीर घाटी से है। अब पहले तो हमें 2 कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान बनानी पड़ेगी कि एक तो हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है साउथ ऑफ पीर पंजाल, उसको और पुख्ता करना पड़ेगा। उसमें 2 हिस्से हैं, एक तो है लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि आपका छम जोड़िया तक का इलाका है, और छम जोड़िया से जो साउथ में है, जो स्टार्ट हो जाता है वो आपका चला जाता है कठुआ तक, वो है एक प्रकार आईबी सेक्टर। उस आईबी सेक्टर में भी लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस हुए हैं और हुई है, क्योंकि स्पेशली जो कांडी एरिया है, जो नदियां हैं, वहां पर एक प्रकार से फेंस नहीं होती, और उसका फायदा उठा के कोई इन्फिल्ट्रेशन हुई है। अब जो बात है, इसका मतलब काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमें और पुख्ता करना पड़ेगा कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो। एक हमारा काउंटर टेररिज्म जो अंदर हिंडरलैंड में, हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, और हमें ये आतंकवादी जो अंदर आ गए हैं उनको अभी हमें सफाया करना पड़ेगा। इससे इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हमारे पास पुख्ता इंटेलिजेंस है, क्या हम शेयर कर रहे हैं, क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रोन वगैरह का, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड चीज है कि इसकी प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, इसकी जड़ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अभी भी 10,000 के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी M4 असॉल्ट राइफल से वो एक प्रकार से उनके पास है, जो कि अफगानिस्तान में अमेरिकन छोड़ गए थे, और वो वेट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आपको इनको हिट करना है तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा, कोई सर्जिकल स्ट्राइक टाइप करना पड़ेगा। आपको यह आतंकवादी का जो गढ़ है, जो पाकिस्तान सर बिल्कुल मैसेजिंग करनी होगी, और उसी तरफ इशारा भी हो रहा है कि शायद कुछ बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में हो, ताकि इन आतंकियों को भी मुंहतोड़ जवाब मिले और एक डर इनके अंदर कायम हो। हमारे साथ जीडी बख्शी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। सर, आप भी समझाइए जरा कि इन हमलों के बाद अमूमन किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या उस कार्रवाई के तरफ हम लोग अग्रसर हैं? देखिए, कार्रवाई 2 प्रकार की होती है। एक होती है कि साहब कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट, कि अपने ही इलाके में हम फायर ब्रिगेड का एक्शन करें, ट्रूप्स दौड़ाएं, वहां पे ग्रिड को स्ट्रेंथन करें, ऑपरेशंस लॉन्च करें, और जिन टेररिस्ट ने ये किया है उनको खलास करने की कोशिश करें। दूसरी कार्रवाई है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाके, जैसे मेरे सब साथी कह रहे हैं, कि जड़ से काटें, हमला करें इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डिस्ट्रॉय करें इनके ट्रेनिंग कैंप, डिस्ट्रॉय करें इनके जो होल्डिंग कैंप्स और जो लॉन्च पैड्स, और पाकिस्तान के वो पोस्ट जो कि टेररिज्म फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको अच्छी मार चटाई जाए, और ना केवल छोटे मोटे इक्के दुक्के कैंप दूर दराज के इलाके में इनके हेडक्वार्टर। हमारे पास ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स हैं जिनकी एक्यूरेसी बड़ी जबरदस्त है। रशिया यूक्रेन में आप देख रहे हैं, इजराइल और मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं किस तरह जो है मिसाइल्स का, क्रूज मिसाइल्स का, रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बगैर अंदर घुसे आप जो है वहां तबाही फैला सकते हैं। हाँ। देखिए, ये जो इन्होंने किया है, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने, जिस दिन हमारी नई सरकार का स्वेरिंग इन हो रहा था, इन्होंने हमारी सरकार के मुंह में तमाचा मारने की कोशिश की है।
ये हम थूका चाट नहीं, करारा जवाब देना होगा ताकि इनके होश हवास उड़ जाए। देखिए, रियासी हिंदू इलाका है, मैं रजौरी में, पुंछ में रोमियो फोर्स का कमांडर था, तो वहां पे जो है इन्फिल्ट्रेशन को रोक पाना काफी बहुत हद तक मुश्किल है। हालांकि फेंस बनने के बाद हमने कोई 90% इन्फिल्ट्रेशन कर्टेल कर दी थी, लेकिन फिर भी आप 100% इन्फिल्ट्रेशन कर्टेल नहीं कर सकते। जी। उसके अलावा इलाकों में, कठुआ के इलाकों में, जो खंड के जो इलाके थे, जो नालों के इलाके थे, वहां पे उन्होंने गुज्जर बकरवाल लड़ा के वहां पे बसाए थे, उनको लैंड वगैरह दिया गया था। वहां पे ये जो रोहिंग्या जाके बसाए थे ताकि वो इन्फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट कर सके। इन लोगों की तहकीकात करनी होगी, चेक करना होगा, उखाड़ के फेंकना होगा इनको ऐसे सेंसिटिव एरियाज के साथ। लेकिन सबसे जरूरी है पाकिस्तान को सबक सिखाना। पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है जिसके जो है इकोनॉमी चरमरा रही है, कमर टूट रही है। एक लड़ाई हो जाए इनके साथ और ये देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। और कोई भी आउटकम हो या ना हो, पाकिस्तान के साथ एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट भी हो तो पाकिस्तान एज अ मुल्क तबाह हो जाएगा। जी। अगर इनको डेथ विश है, ये मरना ही चाहते हैं, तो हम क्यों इसमें विलंब कर रहे हैं? हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हमने उसके बाद जो है एयर स्ट्राइक करी थी बालाकोट के अंदर, वहां जाके कैंप के ऊपर। अब हम फिर अब हमको 100 साल लगेंगे और वो फिर कुछ करने में हमको करना पड़ेगा और जल्द से जल्द इनके दांत खट्टे करने पड़ेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि ये सरकार उसी तरफ आमादा है कि हम ऑपरेशन सर्पविनाश कर देंगे। अरे साहब, सर्पविनाश तो अपने इलाके में था ना, आपको तो दुश्मन के इलाके में। बिल्कुल सर, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, आपकी आवाज बीच में कट रही है। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वैसा ही कुछ भारत इस वक्त चाह भी रहा है, भारत के लोग चाह रहे हैं। हमला हुआ है, आहत हैं, जब अपने लोग मारे जाते हैं, जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो पूरे देश उसके साथ जुड़ जाता है। ऐसे में कुलकर्णी जी, जिस बड़े एक्शन की बात कही जा रही है, कुछ बड़ा होगा जम्मू कश्मीर में, ऐसी सुगबुगाहट है, ये क्या हो सकता है बड़ा? क्या ऑप्शंस हैं भारत के पास फिलहाल? देखिएगा प्राची जी, सबसे पहले तो चलो हम लॉन्च पैड पे स्ट्राइक करेंगे। यकीनन जो कॉस्ट फैक्टर है, जो पाकिस्तान जिस तरह के हरकत करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो चीन के कहने पर हो या खुद भारत के अंदर अफरा तफरी करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि उसका पॉलिसी रहा है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। पाकिस्तान आर्मी का मकसद ही रहा है भारत की तरफ बिल्कुल नफरत की तरफ से देखना। ऐसा वो काम करता है, हम करेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ये साउथ ऑफ पीर पंजाल है और वहां के लोग जो है मिक्स्ड पॉपुलेशन है, हमें बहुत पूरा फुल फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी ऐसे तत्व ना हो जो इनके साथ मिले हो, क्योंकि कोई भी इतना डीप, चाहे वो रजौरी पुंछ का इलाका है, एलओसी के काफी नजदीक है, इन्फिल्ट्रेशन। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कठुआ हीरानगर से इन्फिल्ट्रेट करते हैं 10-15 किलोमीटर और एक दफा जम्मू के रीजन के अंदर घुस जाते हैं तो वो कहीं पर भी जा सकता है, चाहे वो डोडा चला जाए, किश्तवाड़ चला जाए, भदरवाह चला जाए या रियासी चला जाए, कहीं पर भी जाने की उसकी काबिलियत। हम लोगों ने यकीन करना है कि इन्फिल्ट्रेशन को किसी प्रकार से रोकना है। और अंदर जो भी 70-80 आदमी जो कह रहे हैं, जो डीजी पुलिस कह रहे हैं कि 70-80 आदमी इन्फिल्ट्रेट हो सकता है कर गए हो, और इतने ही लोग शायद लॉन्च पैड भी हो भी हो। हमने यकीन करना है कि इन्फिल्ट्रेशन लॉन्च पैड से तो नहीं होना, उसको बर्बाद करना है, इसमें कोई दो राह नहीं होनी चाहिए। और जो अंदर आए हैं, हम लोगों ने अपना इन्फिल्ट्रेशन के सिनर्जी ऑफ ऑपरेशन सबके साथ मिलकर के जो फ्लो ऑफ ऑपरेशन है, फ्लो ऑफ इंटेलिजेंस है, वो न्याय और लोगों का दिल जीतना, विनिंग द हार्ट्स ऑफ एंड माइंड्स ऑफ पीपल। जब तक वहां के लोग, क्योंकि मिक्स्ड पॉपुलेशन है, उसका फायदा हम लोगों ने उठाना चाहिए। और कई बार क्या हो जाता है, कोई छोटी छोटी चीजें हो जाती है, जैसे गुज्जर और बकरवाल है, वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हो सकता है उनके बीच में कुछ अनबन हुई कहीं को लेकर के कि पहाड़ियों को आपने रिजर्वेशन दिया, कहीं उनको बताना पड़ेगा कि पहाड़ियों को अगर रिजर्वेशन है, उनका रिजर्वेशन कहीं नहीं गया है, लेकिन कई एक तरीके से गलत अफवाह फैलाई जाती है, उस गलत अफवाह के ये शिकार बन जाते हैं और फिर रेडिकलाइजेशन जो है धीरे धीरे करके बढ़ जाता है। तो हमने जो है यकीन करना है कि हमारी आंख और कान सारी के सारे जगह होने चाहिए। जब तक अपने आंख और कान के बीडीसीज हैं, चाहे विलेज डिफेंस कमिटीज हैं, चाहे एसपीओ है, हमारी फौज है, बाकी पुलिस है,
J&K पुलिस के पास काफी कुछ खबर आती है, सीआरपीएफ के पास खबर आती है, फौज के पास खबर, तो सबने मिल करके काम करना है। यकीन है ये कोई इतना मुश्किल वाला काम नहीं है। बख्शी साहब मेरे कमांडर ही थे डोडा के अंदर, तो मुझे मालूम है कि क्या हम लोगों ने डोडा के अंदर 96, 99 जब पीक में इंसर्जेंसी थी, तब से लेकर के आज तक बिल्कुल पिछले 30 साल में कुछ भी नहीं हुआ। ये सोच करके नहीं चलना कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है, ये सोच करके चलना है। और हम लोग हमेशा सतर्क रहना है, ये कभी भी कॉम्प्लिसेंसी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए एक अहम पॉइंट जो आप बता रहे हैं कुलकर्णी सर, वो ये है कि हमें उस एरिया में पूरा सर्च करना होगा जिस एरिया में आतंकियों के होने की संभावनाएं हो सकती हैं, या जिस एरिया को उन्होंने अपना लॉन्च पैड बनाकर, या जिस एरिया को उन्होंने अपना पनाहगाह बनाकर ये पूरा का पूरा हमला रचा गया है। ऐसे में जिस अफवाहों के आप जिक्र कर रहे थे अभी कुलकर्णी सर, वीके दत्ता जी, ऐसी अफवाहें तो अभी भी फैलाई जा रही हैं अपने ही देश में। अब कुछ लोग हैं जो अभी भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करिए, बात करके आतंकियों को रोका जा सकता है, बिना बात करिए कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, सारे वो लोग हैं जो दोगले हैं, मिले हुए हैं, रहते हिंदुस्तान में हैं और गुणगान कहीं और के करते हैं। ये जितने ऐसे दोगले लोग हैं ये सारे ओवरग्राउंड वर्कर हैं पाकिस्तान के। और जहाँ तक बातचीत करने का सवाल है, सवाल ही नहीं उठता बातचीत करने का। अभी जहाँ तक पीओके का सवाल है, पीओके हमारा हम बोलेंगे कभी ना कभी। और मेरा तो ये मानना है कि अभी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सबसे पहले आप लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट कर दीजिए, आप सीज फायर को एब्रोगेट कर दीजिए, इनका पानी बंद कर दीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद में जो इनकी जड़ काटिए आप, तो ये बात कर लीजिए, भाईबंदी कर लीजिए, कुछ नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। पाकिस्तान को जब तक रैपिड नहीं पड़ेगा, वो भिखमंगा तो ऑलरेडी बन चुका है, उसके बाद में जब तक इसके टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएंगे ये बाज आने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में था और मेरे साथ बख्शी साहब थे पीछे रोमियो फोर्स में, हमने मार मार के इनका ढेर लगा दिया। और मैं एक एल्बम बना के फोटो की इनको भेजता था, तुम इधर आओगे तो हम तुम्हारा ये हाल करेंगे। तो ये मैं वही दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये पेड़ के फल तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, इसकी जड़ काटनी पड़ेगी हमको। और जड़ काटने के बहुत सारे तरीके हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो इस समय हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, हमारे जो और थिंक टैंक हैं, हमारी जो करंट मौजूदा कमांडर लोग हैं, वो इसको ज़रूर तवज्जो देंगे और पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये जो लोग बातचीत की बात करते हैं, ये सारे दोगले लोग हैं और इन लोगों को बल्कि चले जाना चाहिए मुल्क छोड़ के परली तरफ। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप सभी यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना बहुत जरूरी है, और वो मुंहतोड़ जवाब क्या होगा बिशंबर जी, ये भी तो तय करना होगा ना। आप इंटरनल सर्चिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या सीमा के उस पार भी कोई संभावनाएं हो सकती हैं एक्शन की? बिल्कुल प्राची, देखिए मैं उस मुद्दे पर आऊं, पहले 2-3 चीजें समझना। एक तो जरूरी नहीं है कि जो 740 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है वो उसी से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। देखिए आजकल मेथड ऑफ ऑपरेशन चेंज हो चुके हैं। पिछले 3 महीने से हिंदुस्तान जो इलेक्शन में बहुत बिजी था, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस तकरीबन देखो तो हर स्टेट में पुलिस सब इलेक्शंस पर फोकस था। हो सकता कहीं और से आए हों ये लोग, इन्फिल्ट्रेट किए हों, और वेपन जो है वो ड्रोन्स के जरिए, असला ड्रेन्स के जरिए, स्लीपिंग एजेंट्स के पास ड्रॉप कर दिया हो। डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमारी इंटेलिजेंसीज हैं उनको बहुत अलर्ट नहीं बल्कि उनको बहुत सूझबूझ के साथ काम करना होगा। मेरा मानना यह है कि वो काफी पिछड़ चुकी हैं। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो है हो सकता है ये डाइवर्जनरी हो। साउथ ऑफ पीर पंजाल जो वो कर रहे हैं वो डाइवर्जनरी है, और वो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल स्लोली अपने आप को बिल्ड कर रहे हो। उन्होंने कैश अपने जो उनके स्लीपिंग एजेंट्स हैं, उनके जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, और जो अपना उनका आर्म्स एम्युनिशन, जो उनकी ट्रेनिंग वगैरह, ये सब एक बहुत बड़ा गेम हो सकता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पास बहुत दिन से फंड्स नहीं थे, ISI के पास फंड्स नहीं थे, तो ये सारा का सारा मसला दबा हुआ था। अब अमेरिका से तो फंड्स नहीं मिल रहे, कहीं ना कहीं चाइनीज फंड से अब वो मेरे ख्याल में इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक आपको
कहीं ऐसी जगह करने की आवश्यकता नहीं है जिसका पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस पर डायरेक्ट इंपैक्ट ना पड़े। ये वो मुल्क है, मेरे तीनों चारों जो दोस्त हैं वो मानेंगे, ये वो मुल्क है जिसने कारगिल में अपने जो लोग उनके मरे उनको बोला ये हमारे नहीं है, जिन्होंने 1947 में जब रेडर्स 48 में जब आए उन्होंने कहा ये रेडर्स है, वो डिसोन कर देते हैं। तो कुछ टेररिस्ट कैंप्स में आप एलसी पे कार्रवाई कीजिए, सामने पोस्ट है साहब, एलिमिनेट कीजिए। पहली बार 10 किलोमीटर बिल्कुल सेंसिटाइज कर दिए, फिर और 10 किलोमीटर कर दीजिए, फिर और 10 किलोमीटर कर दीजिए। जब आप पाकिस्तानी फोर्सेस को हिट करोगे, पाकिस्तानी कमांड स्ट्रक्चर को, मिलिट्री कमांड को डायरेक्टली हिट करोगे, जब इंपैक्ट पड़ेगा, आप वहां कितने टेररिस्ट कैंप को डायरेक्टली अटैक कर दो, इनडायरेक्टली कर दो, एयर से कर दो, बस बीच में मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन अहम बात आपकी तरफ से कही जा रही है, उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। जी, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि उस जगह पर चोट करनी है जहां पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द हो, तभी शायद पाकिस्तान को रोका जा सकता है, उसकी सरपरस्ती में जो पलने वाला आतंकवाद है उसको रोका जा सकता है। क्या पाकिस्तान को अब सबसे बड़ी चोट देने का वक्त आ गया है, या पाकिस्तान को सबसे बड़ा जवाब देने का वक्त आ गया है? बैठकों से क्या निकल रहा है, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बख्शी सर, जब हम बात करते हैं ये पाकिस्तान पर चोट करने की या पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की, जैसा वीके दत्ता सर भी कह रहे थे कि उसको एक रैपट मारने का वक्त आ गया, उसके टुकड़े टुकड़े करने का वक्त आ गया है, ये तो पहले भी चर्चा होती है, लेकिन क्या हम उस दिशा में कोई कदम उठाते हैं? क्या हम डायरेक्ट अटैक करते हैं पाकिस्तान की कमजोर नब्ज पर? आवाज मिल रही है सर आपको? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सर, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। यही सवाल एक ही सवाल सर आपसे मेरा है कि इस दिशा में क्या कोई कदम हमारी तरफ से उठाए जाते हैं या उठाए जाएंगे? बिल्कुल, देखो सच्चाई है, उठाने पड़ेंगे। अगर हमने आतंकवाद को रोकना है साउथ और पीर पंजाल, तो हमें मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। और ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है, एक तो आपको अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है उस आतंकवादियों का तमाम करना, और दूसरा है जो कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी बैठे हैं और पाकिस्तान की जो फौज है उसको हर्ट करें। और मुझे लगता है 2-3 चीज़ें आपको इमीडिएटली करनी चाहिए। एक तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सीज फायर है 2021 से, उसको एब्रोगेट करें, क्योंकि उसका फायदा पाकिस्तान को हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी यहाँ से ट्रुप्स मूव करके खैबर पख्तूनख्वा में ले गए हैं, जहाँ से वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ एक प्रकार से लड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है और हम अभी भी सीज फायर बरकरार रख रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि अब आपको उनकी जो पोस्टें जो इन्फिल्ट्रेशन में मदद करी उसका नामो निशान मिटा दें, जैसे पहले मिटाए। देखो मैंने मत्सल में ब्रिगेड कमांड की है, तो मुझे पता है हमको कम से कम 10 से 12 पाकिस्तान की ऐसे पोस्टें थी जो जमीन पर लिटा दी हमने अपने फायरिंग करके, क्योंकि हमारे पास काबिलियत तो क्षमता है। तो वो आप साउथ और पीर पंजाल भी करें। उसके बाद आप ये देखें कि ये तो आप कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, आप अंदर जाएं जहां पर उसके लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया है, जो ट्रेनिंग एरिया है जहां पर पाकिस्तान की आर्मी को हार्ड करें। एक जगह नहीं, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से करें, मल्टी प्रोंग अटैक करें, पाकिस्तान के नाक में दम दे दें। पाकिस्तान की जो फौज है वो इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है, तो आपको इतना हिट करना पड़ेगा कि उसकी इकोनॉमी तो वैसे ही डाउन है, टूटने के कगार पे है, 4 हिस्से तो उसके कभी भी हो सकते हैं, सिविल वार जैसी सिचुएशन है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान आपके साथ मिल सकते हैं, मगर आज की तारीख में तो आपको नाक में दम दे रखा उसने साउथ और पीर पंजाल, क्योंकि इतने एक्शन कर दिए उसने। उसका मकसद है कि कहीं ना कहीं कि हमारे को एम्बैरस करना, और एक प्रकार से ये सोची समझी साजिश के। और यही नहीं, K2 है अभी, यही नहीं कि ये कश्मीर है, खालिस्तान की तरफ पंजाब में भी ये ड्रोन से हथियार और ड्रग्स को भेजने की और कोशिश करेगा। ये दिखाएगा कि जो अभी मोदी 3.0 है वहां पर अभी भी जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद है। अभी कभी क्वेश्चन आता क्या वो अमरनाथ यात्रा को हिट करेंगे? मुझे लगता नहीं कि वो अमरनाथ यात्रा को हिट करेंगे, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा उन लोगों पे जो कि कश्मीर घाटी में वो जो ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्योंकि उनका रुचि पेशी जो है वो अमरनाथ यात्रा से घोड़े, पोनी और उसके बाद जो आपके एक प्रकार से उनकी दुकानें वगैरह चलती हैं। मुझे लगता नहीं कि वो इसकी तरफ करेंगे, मगर वो अब जो आपका हिंडरलैंड है, स्पेशली रजौरी, पुंछ और कठुआ, सांबा
पौनी राशि, इसको बहुत एक्टिव करेंगे। इसके लिए आपको जवाब है, मल्टी प्रोंग जवाब देना है। आपको लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट करना है, आपको लॉन्च पैड और इसके ट्रेनिंग एरिया को बर्बाद करना है, आपकी पाकिस्तान की आर्मी पे हिट करना है, उसको महसूस हो कि भारत जो है इट मीन बिजनेस। मुझे लगता है जब तक उसको हार्ट नहीं होगा तब तक पाकिस्तान मानने वाला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत है वो जो कुत्ते की पूंछ होती है, 14 साल आप ट्राई करो सीधा करने के लिए, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो कुछ ऐसा ही है। तो आपको हिट करना पड़ेगा अभी पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी। आपको पता है पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी यहां, और ये मुझे लगता है जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय हो रखी है, फ्रीडम स्ट्रगल, उस पर भी बढ़ावा होगा, उसको भी देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, मुझे लगता है तालिबान के साथ भी भारत के अच्छे रिलेशन है। तो मुझे लगता है कि हर पहलू को देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो मानने वाली नहीं, क्योंकि सच्चाई है हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है, और वहां पर जो पावर है वो इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी से है, और पाकिस्तान की जो फौज है वो भारत के साथ रिलेशन अच्छा नहीं करना चाहती। ठीक तो है, इसको मद्देनजर वहां के नेता तो बयान देते बोलो। हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे तीसरी बार, तो नवाज शरीफ ने खूब शुभकामनाएं भी दी और कहा कि हमें नफरत नहीं बल्कि दुनिया को उम्मीदें देनी है। ऐसे में बख्शी सर, क्या यही समय है, सही समय है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए? देखिए, नवाज शरीफ बेचारे तो कारगिल के पहले भी इस टाइप की आवाजें कर रहे थे, और ये सोच लेना कि उनके आने से कोई सी चेंज हो जाएगा पाकिस्तान के रवैये में। पाकिस्तान की पॉलिसी कंट्रोल करती है पाकिस्तान की फौज, जो उनके जर्नल साहब हैं, जो DGISI हैं, आर्मी चीफ है, ये कंट्रोल करते हैं। नवाज शरीफ साहब और उनके छोटे भाई तो मुखौटा है, वो पाकिस्तान की फौज ने मुखौटा खड़ा कर रखा है। मैं बिल्कुल सहमत हूं अपने तमाम साथियों से, आपको पाकिस्तान की फौज को हर्ट करना होगा अगर आप ये सिलसिला बंद करना चाहते हैं। ये कि हम केवल टेररिस्ट को मारे, ये बिल्कुल वो प्रॉक्सी वॉर दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये एक एग्जांपल मैं देता हूं कि आप पानी में पत्थर डालें तो पानी जो है ओवरफ्लो हो जाता है साइड से। हमने जो अपनी फोर्स डेंसिटी है, ट्रूप डेंसिटी है, जम्मू कश्मीर में जो खासकर वादी थी उसमें बहुत बढ़ाई थी, और हमने पूरा चीन ने लद्दाख में छेड़खानी शुरू करी थी, आपने ट्रूप डेंसिटी डाइल्यूट करी है, कोशिश करी है। मैं बिल्कुल सहमत हूं अपने सारे साथियों से कि ये सीज फायर का क्या मतलब है। ये सीज फायर बाजवा साहब के गिड़गिड़ाने पे हमने उनको दिया था। बाजवा साहब बड़े चतुर थे, वो चाहते थे कि उनको ईस्टर्न फ्रंट क्वाइट हो जाए, यहां से फौजें हटा के वो पाकिस्तान के ऊपर, उनके ऊपर हावी हो जाए, और बड़ी खुशी मना रहे थे उनके DGISI साहब कि वो काबुल में उनको उड़ रहे हैं। हमने ये सीज फायर क्यों चालू कर रखा है? मुझे तो एक ये ठीक है सर, सीज फायर को लेकर तो यहाँ सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। सर, आपकी आवाज बीच बीच पे थोड़ी कट रही है। एक मिनट। जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए, हमने बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया था। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिसमें हमने अपने स्पेशल फोर्सेस से ट्रांस बॉर्डर रेड किए थे 2 से 3 किलोमीटर की डेप्थ में। कोट में 80 किलोमीटर अंदर अक्रॉस द मेन बॉर्डर हमने बालाकोट को जो है वो। ठीक है सर, अब टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम शायद हो रही है, लेकिन इसी बात को आगे बिशंबर जी आप थोड़ा बढ़ाइए। जो सर अभी समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो बख्शी सर अभी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वक्त आ गया है और ये वक्त बड़ा मुफीद वक्त है। जब आप पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिकल तौर पर टूटा हुआ है, फाइनेंशियल तौर पर टूटा हुआ है, ऐसे वक्त में उसे तोड़ा जा सकता है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान पॉलिटिकली अनस्टेबल है,
इकोनॉमिकली बिल्कुल वीक है और पाकिस्तान के अंदर काफी इंटर राइवलरीज, काफी डिस्कॉर्ड है, जैसे जनरल शिवाज बता रहे थे। पाकिस्तान इस टाइम काफी बुरी स्टेट में है और पाकिस्तान ही नहीं साहब, दुनिया में देखो अनस्टेबिलिटी है। इजराइल ने भी मौका लगा कि अपना गाजा और अपने पैलेस्टीनियंस को सॉर्ट आउट करने की सोची, क्योंकि दुनिया में किसी के पास वक्त नहीं है। मैं नहीं समझता मेरे जनरल बख्शी और हम 3-4 लोगों को छोड़ के कोई लोग पीओके के बारे में सोच रहा है हिंदुस्तान में। ये हकीकत है, किसी को ये नहीं है ख्याल पीओके लेना। नहीं तो साहब ऐसी चीजें प्रिपेयर की जाए, अपने आप को ऐसी प्लानिंग की जाए, पाकिस्तान को मैसेजिंग की जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है ये पाकिस्तान ने जो अब कार्रवाई की है तो इस पे सडनली सब अलर्ट है, सब इस पर बोलेंगे और ये बात चली जाएगी। अगर आपको कुछ करना है कहीं जाने की जरूरत नहीं। एलओसी पर ये चारों जो सोल्जर्स बैठे मेरे सीनियर भाई, ये सारे एलओसी पे रह चुके, मैं तो कभी देखा भी नहीं है। इनके सामने पोस्ट है, साहब सामने डिस्ट्रॉय कर दीजिए, एक एक करके डिस्ट्रॉय करते जाइए पाकिस्तान को। जब आप ऐसे डिस्ट्रॉय कर दोगे पहले 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, पाकिस्तान चुप हो जाएगा। लेकिन ये करेगा कौन? ये सोच नहीं है हमारी सोच है किसी तरह मिलिटेंसी को कंट्रोल करके रखो और जो है जब भी कभी ऐसा होता है कि भाई उसको आप इन्फिल्ट्रेशन को बंद करो, ये करो। दूसरा मैं बताऊं, अभी वर्ल्ड फर्स्ट टाइम इतने दिन के बाद वर्ल्ड बैंक की टीम पाकिस्तानीज के साथ चिनाब रिवर का वाटर का जो इश्यू है उसके लिए वो विजिट कर रही है। साहब आप इनवाइट कर रहे हो, वो आ रहे हैं, वो आ देखेंगे। तो कौन सी बात कर रहे हो आप? कौन से डिस्कॉर्ड की बात कर रहे हो? ये सब जो है क्योंकि एकदम से ये ऐसे टाइम पे हुआ जब हमारी स्वेरिंग इन सेरेमनी थी। और आप इंटरनली एक्शन क्यों नहीं लेते? कौन किसकी फेल्योर है? आप इंटरनली भी तो थोड़ा सा स्टर्न रहिए ना। जब तक आप इंटरनली जो लोग कसूरवान हैं, जो लोग इस पे लैप्सेस हैं जहां पे, जब तक आप उनको पिन पॉइंट नहीं करते, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और जहां तक ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात है, देखिए मैं समझता हूं 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, इट इज ड्यू। आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत स्ट्रांग कंट्री हैं। आप J&K में इलेक्शन कीजिए, क्यों चिंता करते हो? जितने ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इलेक्शन है, वो अपने आप सॉर्ट आउट कर देंगे। आप सारी की सारी अगर अट्रैक्शन सेना पे ले लोगे, पुलिस पे ले लोगे, और जो वहां की पॉलिटिकल और जो सोशल लीडरशिप है वो सारी की सारी यही काम करने में लग जाएगी, पैसा कमाएगी, तो साहब यही होगा। फिर थोड़े दिन में और कुछ उभर के आएगा वहां। तो मेरा मानना यह है कि एक टाइम आ गया है जब होलसम J&K का जो है होलसम रिव्यू कीजिए। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत दिन रह चुके हैं, ये काफी सोशल काम कर चुके हैं। ब्रिंग ए आर्मी मैन जो कम से कम वहां गवर्नरशिप हो, जो समझता हो, मुद्दे को समझता हो। और नॉर्दर्न कमांड में फिर से आप यूनिफाइड कमांड को थोड़ा एक्टिवेट कीजिए, इंटेलिजेंस एजेंट्स को किसी को जिम्मेवार बनाइए। आपको दिल्ली बुलाने की किसी को जरूरत नहीं है साहब। यहां दिल्ली में होम मिनिस्टर की मीटिंग का कोई मीनिंग नहीं है। नॉर्दर्न कमांड सॉर्ट आउट कर देती थी 5 साल पहले ये इशू। ऐसा कुछ नहीं है। ये हादसे जो है ये कंट्रोल किए जा सकते हैं। आपको होलसमली J&K को डील करना पड़ेगा, ना कि पीस मील। ये मेरा मानना ये है। और पाकिस्तान को आपको होलसमली पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को डील करना पड़ेगा, ना कि पीस मील। कहीं एक अब आप एक कर दो, यहाँ पे तालियां बजा लो, एक आप कह दोगे जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, उससे कुछ नहीं होने वाला। एलिमिनेट पाकिस्तान को, स्टार्ट टेकिंग पीओके बिट्स एंड पीसेस। लेट्स सी पाकिस्तान क्या करता है। जी बिल्कुल लगने लगा था कि मामला शांत हो रहा है, घटनाएं घट रही थी, कम हो रही थी आतंकी हमलों की। कश्मीर से अच्छी खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही थी, और उसके बाद फिर ये घटना होना। कुलकर्णी सर जैसा कह रहे हैं यहाँ पर विशंबर जी कि क्यों नहीं हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई ये सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ, क्या इस तरफ भी जांच आगे बढ़ती है, इस दिशा में भी काम किया जाता है ऐसे घटनाओं के बाद, ऐसे हमलों के बाद? देखिएगा प्राची जी, क्या लगता है ना, अभी 2 करोड़ टूरिस्ट चले गए और 1 करोड़ वैष्णो माता के दर्शन कर रहे हैं। अब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में सबके हथियार हम लोगों ने विड्रॉ कर लिए, और यकीन किया कि इलेक्शंस बिल्कुल ठीक होने चाहिए, टर्नआउट भी बहुत बढ़िया रहा। अब इतना कि आप समझ सकते हैं कि रशीद इंजीनियर एक सेपरेटिस्ट है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है, और उसके अगेंस्ट जो चार्जेस है वो ट्रीजन और मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। और इतना उसके बावजूद भी जो आदमी इलेक्शन में जीत करके आता है और पुराने चीफ मिनिस्टर को 2 लाख के ज्यादा वोटों के से हराता है, ये क्या दर्शाता है कि जो माइंडसेट है एक सेपरेटिस्ट को वहां के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि हम लोगों ने हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, और ये सोचना विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड बहुत जरूरी है। जब तक हम पाकिस्तान के कॉस्ट इतना रेज नहीं करेंगे कि पाकिस्तान हड़बड़ा जाएगा, हिल जाएगा, कि हम हिंदुस्तान जो है एक मधुमक्खी का छत्ता है, अगर उंगली दी दिन बना गया तो हम ही मारे जाएंगे।
तो वो एक पाकिस्तान के अंदरूनी हम लोगों ने यकीन करना है कि अपने जो ग्रिड है उसमें कोई भी, चाहे 25 साल हो 30 साल हो, कि भाई सब कुछ शांत है। शांत नहीं है वहां के जो लोग हैं, जब पाकिस्तान ने सोचना है। अब पाकिस्तान क्या है, ISI पाकिस्तान जब फंडिंग नहीं, पैसे की किसके गोदी में जाके बैठा है, चीन के गोदी में बैठा है। चीन क्या चाहता है कि पाकिस्तान को उसने पूरा चार्ज दिया है कि आप हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करो, आपका काम है हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना, आपकी मदद हम करेंगे, चाहे जितना भी हो, पैसा हो, आपको हथियार चाहिए, आपको इंटेलिजेंस चाहिए, आपको ड्रोन चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए हम देंगे, आप ये संभालो। तो हम लोगों ने भी यकीन करना है कि पाकिस्तान के अंदर, POK के अंदर चीन उनके बंकर बना रहा है, रास्ते बना करके दे रहा है, डैम्स बना करके दे रहा है, पूरा टूरिज्म बना रहा है, पूरे अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके दे रहा है। ये क्या कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर पूरा चीन, बलूचिस्तान अलग, POK अलग। तो इस तरीके से जब चीन की हरकतें हो रही है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को कौन उकसा रहा है, कौन प्रोत्साहित कर रहा है? चीन कर रहा है। तो हम लोगों को एक catch-22 सिचुएशन है। हमने यकीन भी करना है, अपने अंदरूनी इंटरनल भी यकीन करना है कि हमारे बीच में भी लोग ऐसे ना हो जो पाकिस्तान की बात करे या पाकिस्तान की तरफ की बात करे। तो वो भी हमने उनके ऊपर भी निगरानी रखनी है, और पाकिस्तान में जो लॉन्च पैड्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना है। और जैसे कह रहे, धीरे धीरे करके हमने आगे जाना है कि पाकिस्तान until and unless you raise the cost for पाकिस्तान, वो होएगा नहीं। तो ये सारी चीजें मल्टीप्रॉन्ग, इट हैज टू बी मल्टीप्रॉन्ग, इट कैनॉट बी डन कि सिर्फ 4 आतंकियों को मार दे तो काम खत्म हो गए। 4 आतंकी नहीं, ये आतंकी जो बिल्कुल सोच सर, है, लगातार इसको चलने भी वाला मारना काम होना बहुत चाहिए। जरूरी है। ठीक है दत्ता सर, ये जो सब कुछ हो गया, इसके बाद बैठकें हो रही हैं, आतंकवाद को खत्म करना है, चुन चुन कर एक आतंकवादी को मारना है। जब ऐसी बैठकें होती हैं तो किस तरीके के एक्शन की उम्मीद होती है? देखिए, ऐसा है कि ये जो अभी बैठक हुई थी आज, जिसके अंदर की होम मिनिस्टर साहब के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, आर्मी के चीफ डेजिग्नेट और करंट आर्मी चीफ, DG CRPF और DG J&K और लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K थे। अभी ऐसा होता है कि रिव्यू ऑफ द सिचुएशन, भाई साहब ये घटना घट गई, अभी इसको क्या किया जाए, क्या एक्शन हमको लेना है। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटजी होती है, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, हमारा लॉन्ग टर्म क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान को हम कैसे न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, आज नहीं कल नहीं परसों, हमारा वो लगातार काम चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि जब कुछ हुआ तो थोड़ा कुछ एक्शन कर दिया, उसके बाद फिर बैठ गए। अभी लोग कह रहे थे हाँ साहब वहाँ पे अननोन गनमैन जो है चुन चुन के मार रहे हैं, हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है जब तक आप एक अपना एम नहीं सिलेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान को हमने लॉन्ग टर्म में कैसे तबाह बर्बाद करना है, जैसे वो हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करने की प्लानिंग करता रहता है। माफी के साथ आपको मैं बीच में रोक रही हूँ, समय बस इतना ही था, लेकिन एक बात आप सबसे बात करके जो समझ में आ रही है वो यही कि यही वक्त है, सही वक्त है, और कुछ बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ, इस आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।